हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं मंतोष विश्वकर्मा आप सभी को अपने चैनल करंट स्टडी में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरा वीडियो जो है काफ़ी आपको पसंद आएगा, क्योंकि आज हम ग्रामर देखेंगे। ग्रामर का जो सबसे इम्पोर्टेंट यूं कहा जाए जो नारेशन है उसे हम आज देखेंगे। और ये काफ़ी लंबा वीडियो बनने वाला है, क्योंकि इसे मैं कई पार्ट में करके डालूंगा और हर पार्ट आपके लिए एक काफ़ी अच्छा बेहतर होगा, क्योंकि यह हर एग्ज़ाम में, या हाई स्कूल हो, नाइन्थ हो, इंटर हो, 11 हो, या यूपी टीजीटी हो, पीजीटी हो, एनवीएस हो, केवीएस हो, या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में आप जाएं तो यहाँ से क्वेश्चंस 1 2 3 4 जो भी पूछता ही पूछता है। इसीलिए हम इसको काफ़ी बारीकी से देखेंगे और एक एक तथ्य को जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जाम में क्या पूछता है, कैसे पूछता है, कैसे बनाएंगे। यदि आप स्टार्टिंग से और लास्ट तक देखें तो काफ़ी आपको बेहतर रिस्पांस मिलेगा और उम्मीद करता हूं कि मेरा वीडियो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आएगा। तो आइए चलते हैं सीधे टॉपिक पे और ये जानने की कोशिश करते हैं कि नारेशन होता क्या है, डायरेक्ट नारेशन क्या होता है, इनडायरेक्ट नारेशन क्या होता है, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए क्या नियम्स, क्या रूल्स हम फॉलो करना है और तमाम सारे ऐसे चीज़ हैं। तो हम ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे टॉपिक पे चलते हैं और फिर पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं नारेशन। नारेशन में होता क्या है? नारेशन में सबसे सिंपल कथन, इसका हिंदी होता है कथन, और इसका सबसे सिंपल डिफिनेशन होता है यानी वक्ता के कहे हुए बातों को दो तरह से कहना ही नारेशन कहलाता है। उम्मीद करते हैं आपको याद आ गया होगा। फिर मैं एक बार दोहरा देता हूँ, वक्ता के कहे हुए बातों को दो तरह से कहना ही क्या कहलाता है? नारेशन कहलाता है। अब हम यहाँ लिखेंगे कथन और इसका हिंदी होता है कथन, यानी इसका डिफिनेशन जो हो गया तो हम यहाँ लिख दें। वैसे तो आप लोग को याद हो ही गया होगा। वक्ता के कहे हुए बातों को दो तरह से कहना ही नारेशन कहलाता है। अब नारेशन कहते किसे हैं? वक्ता के कहे हुए बातों को दो तरह से कहना ही नारेशन कहलाता है और इसका हिंदी अर्थ होता है कथन। अब सवाल उठता है कि नारेशन होता क्या है, नारेशन के कितने प्रकार हैं? तो हम यहाँ से देखेंगे। नारेशन दो प्रकार यहाँ बढ़ जाता है। पहला तो होता है डायरेक्ट नारेशन और जो दूसरा होता है वह इनडायरेक्ट नारेशन होता है। अब हम इन दोनों को देखेंगे बारी बारी। डायरेक्ट नारेशन क्या होता है, इनडायरेक्ट नारेशन क्या होता है, डायरेक्ट नारेशन में क्या क्या करने पड़ते हैं, इनडायरेक्ट में क्या क्या करने पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी सिंपल है, बहुत ही सिंपल है ये। आप सिर्फ देखिए और आपको यूं समझ लीजिए कि याद ही हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे डायरेक्ट नारेशन के बारे में और इनडायरेक्ट नारेशन को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। अभी कुछ समय बाद हम इनडायरेक्ट नारेशन को भी देखेंगे। अब हम यहाँ देखेंगे कि डायरेक्ट नारेशन होता क्या है और डायरेक्ट नारेशन की परिभाषा क्या होती है, कैसे बनता है, कैसे समझते हैं। तो हम देखेंगे डायरेक्ट नारेशन उसे कहते हैं निवक्ता के कही हुई बातों को ज्यों का त्यों कहना। वक्ता के कहे हुए बातों को ज्यों का त्यों कहना ही डायरेक्ट नारेशन कहलाता है। हम यहाँ लिख देंगे वक्ता के कहे हुए बातों को ज्यों का त्यों कहना ही डायरेक्ट नारेशन
लाता है। हमने लिखा क्या डायरेक्ट नारेशन में, वक्ता के यानी वक्ता मतलब स्पीकर, वक्ता के कहे हुए बातों को ज्यों का त्यों कहना ही डायरेक्ट नारेशन कहलाता है। यानी सपोज कीजिए कि यह वक्ता हो गए, मैं इनकी आंख बना दूं, इनके बाल, ये वक्ता हो गए, और ये जो चीज भी ये बोलेंगे अपने मुख से, जो चीज भी बोलेंगे उसमें कोई तब्दीली न करते हुए ज्यों का त्यों कहना, ये क्या कहलाता है, डायरेक्ट नारेशन कहलाता है। सपोज कीजिए कि इन्होंने बोल दिया, इनको ही से संबोधित करेंगे, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई एम हंग्री। इन्होंने बोला ही सेड, यानी ये जो कह रहे हैं ही सेड आई एम हंग्री, इन्होंने बोला कि मैं भूखा हूँ। इस बातों को ज्यों का त्यों हर किसी से कहना ही डायरेक्ट नारेशन कहलाता है। उम्मीद करते हैं कि ये डायरेक्ट नारेशन की जो डेफिनेशन है आपको काफी अच्छा से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने लिख भी दिया और कई बार आपको बता भी दिया। अब हम थोड़ा सा इनको डिलीट करेंगे, ये मिटा देंगे, और मिटाने के बाद थोड़ा सा हम यहाँ देखेंगे, यह एक भाग हो गया और दूसरा इधर भाग हो गया। इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसमें क्या होता है और इसमें क्या होता है, इसको जब हम आगे देखेंगे तो इसकी सारी डिटेल्स हम समझने की कोशिश करेंगे। मैं समझाऊंगा आपको और आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और इसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कामा के अंदर आता है, और रिपोर्टिंग स्पीच जो होती है या रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है हमेशा इन्वर्टेड कामा के बाहर होती है। ये होते हैं स्पीकर यानी वक्ता, और ये सारी बातों को कहते हैं। ये तो रहा डायरेक्ट नारेशन की डिफिनेशन और उसका एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे इनडायरेक्ट नारेशन को। हम क्या देखेंगे, इनडायरेक्ट नारेशन को, और ये इनडायरेक्ट हो गया तो फिर ये तो इसका डिफिनेशन नहीं है, तो हम इसे मिटा देंगे। ये मिट गया और हम इसका डिफिनेशन लिख देंगे इनडायरेक्ट नारेशन का। अभी हमने डायरेक्ट नारेशन देखा और आप इसको याद कर लिए होंगे या इसको लिख लिए होंगे। अब हम देखेंगे इनडायरेक्ट, यानी वक्ता के कहे हुए बातों को अपने शब्दों में कहना है इनडायरेक्ट नारेशन कहलाता है। हमने क्या लिख दिया, यानी वक्ता के कहे हुए बातों को अपने शब्दों में कहना ही इनडायरेक्ट नारेशन कहलाता है। यानी इनडायरेक्ट नारेशन कहलाता क्या है, यानी वक्ता के कहे हुए बातों को अपने शब्दों में कहना, यानी अब डायरेक्ट नारेशन के शब्दों में नहीं कहना, स्पीकर के शब्दों में नहीं कहना, अब अपने शब्दों में कहना इनडायरेक्ट कहलाता है। अब इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, ये कैसे चेंज होता है एग्जाम में, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, यूपी बोर्ड एग्जाम हो, हाई स्कूल या इंटर का बोर्ड हो, उसमें हाई स्कूल इंटर में कंपल्सरी पूछता है, तो कैसे क्वेश्चन आता है, कैसे हम उसका आंसर देते हैं, इसको डिटेल से देखेंगे। यदि आप लास्ट वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यदि आप थोड़ा सा देखें थोड़ा नहीं देखें तो फिर समझ में आना मुश्किल है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपको काफी अच्छा समझ में आएगा। अभी हमने पहला जो एग्जाम्पल दिया था डायरेक्ट नारेशन का, जो डायरेक्ट नारेशन का था, तो हमने लिखा ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई एम हंगरी,
फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। तो ये तो हो गया डायरेक्ट नारेशन, यानी वक्ता के कहे हुए बातों को ज्यों का त्यों कहना, ये डायरेक्ट नारेशन कहलाता है। लेकिन वक्ता के कहे हुए बातों को अपने शब्दों में कहना इनडायरेक्ट नारेशन कहलाता है। तो हम यहाँ अब इनडायरेक्ट बनाएंगे। ये एग्जाम में आता है, एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन ना सिंपल पूछा जाए ऐसी बात नहीं है, बहुत ही हार्ड पूछा जाता है। एग्जाम्पल काफी घुमा के पूछते हैं, तो आपको काफी डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। यदि डिटेल से पढ़ेंगे तो किसी तरह से घुमाएं फेरें या लपेटें, आप उनकी बातों को समझ जाएंगे और आसानी से बना सकेंगे। तो हम यहाँ देखेंगे, अब ही हम लिख देंगे, क्योंकि वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए वर्ब को भी हमने लिख दिया। कामा इन्वर्टेड कामों को हटाने के लिए देखिए हमने यहाँ कामा लगाया हुआ था। कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए हम कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। और फिर यहाँ फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई है, तो यह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा, इसलिए यहाँ ही हो जाएगा। और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, इसलिए यम है, तो ये सीधे पास्ट में चला जाएगा। तो यहाँ आई के साथ हम लगा, तो ही के साथ यहाँ आवाज हो जाएगा, और हंगरी हम यहाँ लिख देंगे और हमारा सेंटेंस बन जाएगा। यदि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, किसी तरह का एग्जाम हो, यदि आप ऐसे समझ के बनाएंगे तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा और आपको नंबर बिल्कुल मिलेगा ही। तो अभी तो ये रहा इनडायरेक्ट नरेशन का डेफिनेशन और एग्जाम्पल, और आगे हम देखेंगे काफी चीजों को देखना है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय किन किन नियमों का पालन किया जाता है, कौन कौन सा नियम लगाए जाते हैं, कौन कौन से नियम नहीं लगाए जाते हैं, क्या क्या किए जाते हैं, किन किन चीजों को ध्यान में रखे जाते हैं, तो इसको हम देखेंगे। सो डियर फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के क्या क्या नियम हैं। यदि इस नियम को आप याद कर लेंगे तो उम्मीद करते हैं कि नारेशन बनाने के 50% तरीके आपको मालूम हो जाएंगे। यही नियम छात्रों को याद नहीं हो पाता है, इसीलिए उनका नारेशन मिनिमम गलत हो जाता है। तो हम देखेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के नियम, क्या क्या नियम हमको याद रखने चाहिए, किन किन नियमों को हमें ध्यान में रखकर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करना चाहिए। तो हम देखेंगे, फर्स्ट में हम लिखेंगे जो रिपोर्टिंग वर्ब है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है, यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसका टेंस कभी नहीं बदलेगा। हम दूसरा देखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा कामा और इनवर्टेड कामा के बाहर ही होता है। तीसरा हम देखेंगे इनडायरेक्ट बनाते समय कामा और इन्वर्टेड कामा का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी इनडायरेक्ट बनाते समय कामा और इन्वर्टेड कामा का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब हम लोग फोर्थ देखेंगे,
इनडायरेक्ट नारेशन के अंत में फुल स्टॉप, यानी इस फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। हमने चौथा देखा है इनडायरेक्ट नारेशन के अंत में, यानी इनडायरेक्ट नारेशन बन जाता है, बना लेते हैं हम, उसके अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, न कि कामा और इन्वर्टेड कामा का। हमने पहला देखा रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता। हमने दूसरा देखा रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा कामा और इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है। इनडायरेक्ट बनाते समय कामा और इन्वर्टेड कामा का प्रयोग नहीं किया जाता। जब हम इनडायरेक्ट नारेशन बनाएंगे, अब हम यहाँ लिख देते हैं नारेशन। इनडायरेक्ट नारेशन बनाते समय कामा और इन्वर्टेड कामा का प्रयोग नहीं किया जाता। इनडायरेक्ट नारेशन के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। अभी तो ये 4 नियम है, नियम बहुत हैं, तो हम बारी बारी से देखेंगे, फिर हम इसको मिटाएंगे और फिर आगे लिखेंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, 5वां देखेंगे। रिपोर्टेड स्पीच को हम रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार ही बदलते हैं। हमने लिखा रिपोर्टिंग स्पीच को हम रिपोर्टेड स्पीच को हम रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार बदलते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। यदि यह पास्ट में हो, रिपोर्टिंग स्पीच को हम रिपोर्टेड स्पीच को हम रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार ही बदलते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे नंबर 6। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ते समय हम निम्न कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ते समय हम निम्न कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। जो फर्स्ट होता है, फर्स्ट डेट होता है, इफ वेदर हो जाता है, कभी कभी टू हो जाता है, ETC और भी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि यह रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में निर्भर करता है कि हमें कौन सा कंजक्शन का प्रयोग करना है और कौन सा कंजक्शन का प्रयोग नहीं करना है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब यानी सेड टू को हम निम्न में बदलते हैं।
रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को हम निम्न में बदल देते हैं। कभी हम यहाँ से आता है तो यहाँ टेल कर देते हैं, कभी सेज आता है तो हम टेल्स कर देते हैं, कभी सेइंग आता है तो हम वहाँ टेलिंग लिखते हैं, कभी सेट आता है तो हम वहाँ टोल्ड लिख देते हैं, और कभी सेट को हम आस्क या इंक्वायर्ड या ऑर्डर या रिक्वेस्ट या etc में बदल देते हैं। इस बात को हमें जरूर याद रखना चाहिए। यदि हम याद नहीं रखेंगे तो हम इसको अच्छे से बना नहीं पाएंगे। और फिर हम नेक्स्ट रूल की तरफ चलेंगे और देखेंगे। हम नेक्स्ट नियम को चलेंगे और देखेंगे कि अगला नियम इसके लिए क्या है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कभी नहीं बदलता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो, यानी प्रेजेंट टेंस किसी में हो या फ्यूचर टेंस के किसी टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। नेक्स्ट देखेंगे हम, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच को निम्न में बदल देते हैं। कहने का मतलब है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यानी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आ गया तो रिपोर्टेड स्पीच को हम निम्न में बदल देते हैं। निम्न में क्या, पूरे प्रेजेंट को पूरे पास्ट में, पास्ट को पास्ट में, फ्यूचर को फ्यूचर में। इसका बहुत बड़ा डायग्राम आएगा।